and extension of profit and loss account. Earlier we have seen in 11th class there is net profit, profit and loss account which shows the net profit or net loss. That net profit or net loss is to be transferred to capital account. But as far as partnership is concerned, first we have to calculate the profit or loss. If there is loss, it is to be divided amongst all the partners in P&L account. Means net loss is not to be transferred to next account, that is called P&L appropriation account. क्लियर? अगर लॉस होता तो P&L appropriation में ट्रांसफर नहीं होता. If there is profit, then it is to be transferred to another account which is called profit and loss appropriation account. In P&L appropriation account, we have to show the distribution of profit amongst partner in various ways. These ways are interest on capital, salary, commission, bonus to the partner, or some profit may be retained in the business, that is called transfer to general reserve or reserve. Clear? And at last, remaining balance means balancing figure, that is called divisible profit, is to be divided amongst partner in their profit sharing ratio. एक बार वापस, सबसे पहले P&L अकाउंट बनता है. P&L अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकलता है. अगर लॉस निकलता है तो लॉस को हम आगे ट्रांसफर नहीं करते. लॉस को तो हम वहीं ट्रांसफर कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. कहां पर? P&L अकाउंट. P&L में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाँ, अगर प्रॉफिट होता है तो फिर उसको वहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फिर हम उस प्रॉफिट को एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं. बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम शो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्या क्या? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस टू द पार्टनर. सम प्रॉफिट मे बी रिटेन्ड, और यह भी होता है कि जितना प्रॉफिट होता है सारा हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. कुछ प्रॉफिट को अपन बिजनेस में रिटेन करते हैं, रख लेते हैं बिजनेस में ही, ताकि फ्यूचर में काम आएगा. फ्यूचर में कोई लॉस हो गया, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जरूरत पड़ गई, तो हम उस रिजर्व फंड को यूज कर सकते हैं. ऐसा होता है अपने घरों में भी होता है कि जितनी सैलरी आती है पूरी सैलरी को हर महीने खर्च नहीं कर देते. हाँ हर्ष, पूछो, कुछ कह रहे हो? बेटा तुम्हारे उधर कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज यूजुअल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है. किसी और बच्चे की प्रॉब्लम है क्या ये? तो बेटा तुम्हारे माइक वाइक को देखो. अरे तो अरे अपने एक बार मोबाइल को सही सेट करके देख लो, कोई आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या माइक लगा रखा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो. वो जो प्रॉफिट होता है उसको हम ले जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस देना तो वो देते हैं. फिर जो प्रॉफिट बच जाता है, और उसमें से भी कुछ प्रॉफिट को अगर अपन को रिटेन करना होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कुछ प्रॉफिट को बिजनेस में फ्यूचर के लिए रखना होता है, तो हम रख लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं जनरल रिजर्व. क्लियर है बात? और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसको हम P&L उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. यस, कुछ पूछना पहले? मैं कह रहा हूं घर के अंदर अपने पास 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, तो हम क्या करते हैं, पूरा पैसा एक साथ खर्च नहीं करते. कुछ पैसा अपन फ्यूचर के लिए सेव भी करते हैं ना. अगर घर में 1 लाख रुपए सैलरी आती है तो ऐसा नहीं करते कि पूरे 1 लाख रुपए उड़ा देते हैं या पूरा खर्च कर देते हैं. हमने पहले से ही सोच रखा होता है कि इसमें से 10,000 रुपए तो अपन बैंक में जमा करेंगे हर बार, ताकि अचानक अगर कोई घर में बीमार हो गया तो हम काम में ले लेंगे उस पैसे को. तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है. साल के आखिर में जितना प्रॉफिट होता है सारा प्रॉफिट घर नहीं ले जाते,
हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिट को बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं। इसलिए रिजर्व बनाते हैं कि फ्यूचर में अचानक कोई जरूरत पड़ गई पैसे की तो कहां से लाएंगे। तो अगर फंड बना होगा तो फंड में से यूज कर लेंगे। ठीक, वो कहलाता है रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व। ठीक, अब फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। In profit and loss account, we have to show all the expenses, all the incomes, all the indirect income or other income, and all the indirect expenses. जो अपन ने पिछले साल बनाया पीएनएल, वो तो वैसा का वैसा ही है। पीएनएल के आगे की स्टेज है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एक तरह से ये केवल डोमेस्टिक अकाउंट है, यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई लेन देना नहीं है। यहाँ पर केवल ये पार्टनर से रिलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट वही है जो अपना पीएनएल अकाउंट का है। यही सब कुछ वही लिखते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड। क्या कह रहे हो? रुको एक मिनट, इसके कैमरे को और साफ कर लेता हूँ। कुछ साफ हुआ क्या? चलो अब आज तो पढ़ो, कल दूसरा मोबाइल लेके आता हूँ, क्या पता मोबाइल का कोई इश्यू हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्रेडिट साइड, पहले तो यही है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आता है, जैसे हम पीएनएल में लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। और यहां आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर से हम चार्ज करते हैं, एक्स से चार्ज किया, वाई से चार्ज किया, टोटल करके भाग। तो क्रेडिट साइड में दो ही चीजें आती है, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है ये बात? अब डेबिट साइड में जो जो अपन को पार्टनर को देना होता है, क्या क्या देते हैं? फर्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एक्स को देना है, वाई को देना है। क्या कह रहे हो? अभी आगे और लिख रहे हैं भाई। सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, एक्स वाई, जितने पार्टनर है सभी को जो जो देना है वो। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो आ जाता है प्रॉफिट, ये लास्ट बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ भाई, लिख लो जल्दी से।
क्या? नीचे पीएनएल में ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट डिविजिबल एक्स वाई को इन पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, सैलरी कमीशन बोनस एक्स वाई, उधर बाई नेट प्रॉफिट बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स वाई। एंट्री बनती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी कमीशन बोनस एक्स और वाई, दो पार्टनर है तो दो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तीन है तो तीन की होगी है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये लिख लो अभी, और कुछ समझाना भी है मुझे और। क्या? तो क्या आएगा? तो देना ही पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट हो गया तो क्या होगा? जब तक वो पार्टनर है तब तक तो प्रॉफिट लेगा। फर्म ही बंद हो जाएगी या फर्म छोड़ दी उसने तो नहीं मिलेगा। हाँ लिख लिया सबने? हाँ लिख लो। अरे बैलेंस शीट का छोड़ो, अभी तो तुम इतना इतना ही पढ़ो, अभी बहुत आगे की बातें कर रहे हो। अब सबसे पहले मैंने लिखा बाय नेट प्रॉफिट, पहले यहां समझना। नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। समझना है, दो चीजें यहां पर नहीं आती है। ये जो प्रॉफिट आता है ये आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आता है, आफ्टर रेंट टू द पार्टनर आता है। आफ्टर मींस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू द पार्टनर, यानी ये जो नेट प्रॉफिट शो करेंगे ये नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू द पार्टनर के बाद। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ये जब पार्टनर की सारी चीजें हम यही शो कर रहे हैं तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू द पार्टनर उसको यहां शो क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू द पार्टनर आर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस एंड ऑल in profit and loss account, not in P&L appropriation account। फिर समझा रहा हूं, अगर ये लोन अपन ने पार्टनर से नहीं लिया होता, बैंक से लिया होता, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता ना अपन को। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहां शो करते हैं अपन? P&L एप्रोप्रिएशन या P&L? अरे एप्रोप्रिएशन में तो केवल पार्टनर की चीजें आती है, तो P&L में शो करते क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था। तो वापस यही बात यहां पर अप्लाई करती है कि पार्टनर को जो भी, पार्टनर क्या, जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो सारे P&L अकाउंट में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू द पार्टनर। अब रेंट टू पार्टनर का मतलब क्या? कि अगर अपन बिजनेस चला रहे हैं किसी पार्टनर के बिल्डिंग के अंदर, तो पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा अपन को, यूज कर रहे हैं उसकी प्रेमिसेस को। और अगर अपन ये बिजनेस, ये बिल्डिंग अगर पार्टनर के नहीं लेते, किसी और से किराए पे लेते, तो उस रेंट को अपन क्या कहां शो करते? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे रेंट सारा इंटरेस्ट कहां शो होता है? P&L में होता है।
भले ही वो इंटरेस्ट अपन को पार्टनर को देना हो चाहे बैंक को देना हो, चाहे वो रेंट अपन को लैंडलॉर्ड को देना हो या पार्टनर को देना हो, तो है तो अपने लिए एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर तो कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू द पार्टनर होता है, उसको हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना होता है, उसको हम शो करते हैं पी&एल। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा आफ्टर, अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू द पार्टनर दे रखा है, तो हमें प्रॉफिट पहले पी&एल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहां से नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? पहले वो मोनिका क्लियर? अब बात आती है जनरल रिजर्व की। अब जनरल रिजर्व में दो कंडीशंस दे रखी होती है, मैं यहां लिख रहा हूं। फर्स्ट, सपोज 10% on the 10% of profit to be kept in reserve or general reserve। या दे रखा होता है सपोज 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू बी kept in reserve। अब दोनों में डिफरेंस है, प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी कैप्ट इन अ रिजर्व, तो जितना अपने पास प्रॉफिट दे रखा है उसका 10%। अब मैं यहां पर इमेजिनरी फिगर फिल करता हूं। सबसे पहले अपने पास यहां दे रखा है 1,00,000 रुपए नेट प्रॉफिट, 4,000, 6,000, 1,00,000, ये हो गया अपने पास 10,000। तो यहाँ पर टोटल हो गया अपने पास 1,10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 9,000, टोटल 15,000, ये हो गया 7,000, ये 13,000, ये हो गया 20,000। अब समझना है यहाँ पर, अगर पहली कंडीशन दे रखी है 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी कैप्ट इन रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट लिखना है? जो ओरिजिनल प्रॉफिट है उसका 10%। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 का 10%। तो हम यहां लिखेंगे 10,000। बैलेंस निकालो, 1,10,000 माइनस माइनस माइनस, तो कितना बच गया? 65,000। अगर इक्वल पार्टनर तो ये आ जाएगा 32,500, 32,500। पहली बात समझ में आई? अगर ये 10% लिखा है तो फिर इसका आंसर आएगा 10,000। बचा हुआ प्रॉफिट कह सकते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है जो सब ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बच गया प्रॉफिट, वो है। अगर ये लिखा है 10% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 का 10% 10,000, ये लिख दिया अपन ने 10,000। अब इसमें से 1, 2, 3 टोटल लेस करो, ये आ गया 65। कोई रेशियो नहीं दे रहा, बस इक्वली शेयर कर दिया। रेशियो में लिख दिया, ठीक है। अब लिखा होता 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी कैप्ट इन रिजर्व, तो जनरल लीजर से पहले का क्या प्रॉफिट है वो देखो। ये 1,10,000, इसमें से 15,000 और 20,000 जनरल लीजर से पहले का लेस करो, 35, तो कितना बच गया अपने पास? 75,000। ये समझ आया क्या? यहाँ का टोटल जनरल लीजर से पहले का टोटल है 35,000, तो 1,10,000 माइनस 35 कितना बच गया? 75। ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ जनरल रिजर्व। जब जनरल रिजर्व बनाना है उस समय तक का बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 75,000। उस 75 का 10%, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा?
10% ऑफ 75,000 7,500। ये देखो यहाँ पर 1,10,000 माइनस 15 माइनस 20, तो बच गया 75,000। इसका 10% 7,500। अब 7,500 और लेस हो जाएगा 70 उसमें से, 75 में से, ये इसमें से ये निकाल दिया 7,500। अब कितना प्रॉफिट बच गया? 67,500। ये आ जाएगा इक्वली 33,750। देखो ये बात समझ आई क्या? अच्छी तरह देखो। हाँ क्या? 75,000 बच गया। ठीक है। बाकी जो बच गया 90% उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। ये रहा 67,500। बचाओ प्रॉफिट 75,000 माइनस 7,500। हाँ भाई हो गया। क्या? कौन सा वाला? हाँ 10%, 10% of the profit to be kept in a reserve। 10% of the profit to be kept in a reserve। अगले वाले में लिखा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी कैप्ट इन रिजर्व। फर्क है केवल प्रॉफिट में और डिविजिबल प्रॉफिट में। करें आगे? सबका हो गया? सबका हो गया? ओके। नेक्स्ट इज अब आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
क्या होता है ड्राइंग्स है? Cash, goods or assets which are drawn from the business for the personal use is called drawings. ठीक है। अब आता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब लिखा अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो तीन चार इसके केसेस हैं, अच्छी तरह याद करना है और कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, when amount and period both are even. Even का मतलब क्या है? Amount and period both are even. Amount is even means a partner has drawn same amount every month during the period. हर महीने एक जैसा अमाउंट निकाला। Suppose he has drawn rupees 5,000 in April. Then from April to next March, he has drawn rupees 5,000, 5,000, 5,000. Every time he has drawn rupees 5,000. हर बार उसने 5,000 ही निकाले। ये क्लियर है क्या? पहले अमाउंट, अमाउंट इज इवन। इवन का मतलब होता है सेम, सेम अमाउंट विड्रॉ किया तो पूरे 12 महीने उसने सेम अमाउंट, ऐसा नहीं किया कि पहली बार में 5 और अगली बार 50, फिर तो अनइवन हो गया। हाँ, जो पहली बार अमाउंट निकाला ना वैसा सेम अमाउंट हर महीने निकालता रहा, चेंज नहीं किया। अगर 5,000 निकाला तो 5,000 निकाला, 2,000 निकाला तो 2,000 निकाला, 1,000 निकालना था तो 1,000 निकाला, पर पूरे 12 महीने सेम अमाउंट विड्रॉ किया। तो एक बार ये क्लियर है, अमाउंट इज इवन। अब आता पीरियड इज ऑल्सो इवन। पीरियड मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम is also even. What is the meaning of point of time? If he has drawn in the beginning of month, then throughout the year he has drawn in the beginning of month. यानी निकालने का टाइम भी सेम रखा। पहली बार उसने अगर पहले सप्ताह में निकाला तो पूरे 12 महीने पहले सप्ताह वैसे निकाले, बीच में निकाले तो पूरे 12 महीने बीच में निकाले, एंड में निकाले तो पूरे 12 महीने एंड में निकाले। यानी इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल, एट द एंड, पर उसने चेंज नहीं किया। एक बार जहां से शुरू किया वहीं से निकालता रहा। बिगिनिंग है तो बिगिनिंग, मिडिल है तो मिडिल और एंड है तो एंड। ये दोनों बातें समझ में आई क्या? अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर इवन। गुनगुन, अमाउंट सेम और निकालने का टाइम भी सेम। अमाउंट एंड पीरियड बोथ आर सेम, इट इज कॉल्ड टाइम एंड पीरियड एंड अमाउंट बोथ आर इवन। ठीक है। अब इसका पहला केस, व्हेन अमाउंट, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड मंथली बेसिस, हर महीने पैसे निकालो। जब हर महीने पैसे निकालता तो फॉर्मूला क्या लगता है? सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग्स, टी का मतलब टोटल ड्राइंग्स, और टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है जितनी ड्राइंग्स की उसको 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में मंथली, इनटू रेट अपॉन 100 जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब पीरियड क्या होगा? पीरियड होगा जब भी बिगिनिंग ऑफ मंथ है, मंथली, मंथली के अंदर पहला है ये, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, जब महीने के शुरू में निकालते हैं। तो जब भी, हाँ, रेट तो जो क्वेश्चन में दे रखे होगी 6%, 8%, 12%, और पीरियड एन अपॉन n+1/2।
एन का मतलब पीरियड। एक महीने में कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एन क्या हो गया, 12। अगर मंथली बेसिस पर है तो 12, एक महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 + 1 डिवाइडेड, ये +1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक महीने की बात हो रही है, मंथली निकाल रहे हैं ना अपन। तो +1, तो ये हो गया अपने पास 12 + 1 कितना हो गया, 13, 13 से 2 ये कितना आ गया, 6.5। तो बिगिनिंग में जो पीरियड हो गया वो क्या हो गया, 6.5/12। यानी एक तरह से अपन केवल 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले फॉर्मूला समझ आया क्या? क्या? 12 महीने का लगेगा, लेकिन 12 महीने का तो तब लगता है ना जब हर पहला एक साथ ही निकाल लिए होते पैसे। पहली बार जब ड्राइंग की तो पहले 12 महीने। अरे भाई, पहली बार अगर मान लो उससे 2,000 निकाले तो उस 2,000 पे तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगले महीने तो 11 महीने का लगेगा। फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नहीं, अगर अपन अलग अलग निकालें तो यहाँ तो अपन ने टोटल ड्राइंग ले ली ना, 12 × 2,000, 24,000। अभी कराऊंगा मैं ऐसा क्वेश्चन। एक बार ये n+1 समझ में आया कि नहीं, मैंने केवल ये समझा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि n का मतलब होता है पीरियड। 12 महीने की बात कर रहे हैं तो n = 12। मंथली की बात कर रहे हैं इसलिए +1, एक एक महीने की बात हो रही है। और जब बिगिनिंग होता तो प्लस करते हैं, एंड होता तो माइनस करते हैं, मिडिल होता तो ना प्लस ना माइनस। +1 किया ना अभी ऊपर अपन ने, n+1/2। तो ये हो गया 6.5। 12 महीने प्लस एक महीना और जोड़ दिया, 13, 13 को 2 से डिवाइड किया, 6.5। तो ये आ गया अपने पास 6.5 मंथ। अब देखो, अभी अपन ने बताया कि 2,000 रुपये हर महीने निकाले उसने, तो पूरे 12 महीने में कितने हजार रुपये निकाल लिए? तो ये हो जाएगा 2,000 × 12 यानी 24,000। सपोज 12% है तो रेट हो गई 12%, 12/100। और पीरियड कितना आएगा, 6.5 मंथ। ये आ जाएगा 6.5/12। ये देखो एक बार समझ आया क्या? अब ये डेसिमल हट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 12 से 12 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। तो ये इंटरेस्ट आ गया 1560। सब देखो। हाँ बोलो। कौन सी फोटो? ये देखो, आ रही है क्या अब साफ? अरे अभी तो मैं हिला रहा हूँ कैमरे को। अरे वही कर रहा हूँ यार, आई साहब। ठीक है, अब कल समझाता हूँ आगे, और जो कैलकुलेट करना है। ठीक। ओके। ओके।